विवेक, कैसे क्वेश्चन पता चला क्या? इस बार एग्जाम में क्या क्या आ सकता है भाई बता दे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, कैसे तो पता चला होगा? किन्हीं सर ने तो बताया होगा। अरे बता दे यार, कम से कम एक बार तो बता दे। एग्जाम नजदीक आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस पढ़ें कौन सा ना पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो तो मैं समझ रहा हूं कि पूरा रिवाइज कर लूंगा मैं। अच्छा तू समझ नहीं रहा है, चल रख देखते हैं। हाँ सत्यम, एक क्वेश्चन दे दे यार। मैंने कहा था ना तुम्हें कि जो क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन दे देना। नहीं मिले, चलो कोई नहीं। अरे डरना क्या है, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब मैं आपके साथ हूं, कॉमर्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। शुरुआत करने जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लास 12 के लिए बात कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12वीं में। ध्यान रखोगे, हमने यहां पर आपको कहा है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, लेकिन यहां पर उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो किसी भी स्टेट बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में अर्थशास्त्र के वो सभी प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, देखने को एग्जाम में मिल सकता है। यहां पर देखोगे पहले चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर क्या है, परिचय की इंट्रोडक्शन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है। व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर कर लेना, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है परिभाषित कर लेना, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, यह क्यों उत्पन्न होता है, इसे भी कर लेना। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता टू द पॉइंट कर लेना। उसके साथ ही उत्पादन कैसे करें अर्थव्यवस्था की ये जो समस्या है तकनीक से संबंधित है, कि आखिर श्रमगत लगाएं या पूंजीगत, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अवसर लागत किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, आर्थिक लागत के भी नाम से जानते हैं, हस्तांतरण लागत के भी नाम से जानते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो ये सभी क्वेश्चन चैप्टर 1 से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ध्यान रखोगे। अब यहां पर आते हैं, दूसरा चैप्टर है हमारा है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। अब इस चैप्टर का नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, सो कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर ध्यान रखना है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। और ये बातें हैं क्या, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए कि जब हम कोई वस्तु उपयोग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ ना कुछ तो संतुष्टि मिलती है, तो उस वस्तु में क्या ऐसा गुण है, क्या ऐसा क्षमता है, उसी की बात कर रहे हैं, तो ये उपयोगिता को परिभाषित कर लेना। सीमांत उपयोगिता क्या है, इसे परिभाषित तो जरूर करना है, लेकिन साथ में सूत्र भी आपको लिखने हैं, ठीक है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता वक्र की सहायता से ही आपको उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करना है। डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे, इसमें एजम्पशंस भी हैं, टेबल भी हैं और डायग्राम भी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मांग में वृद्धि और मांग का विस्तार क्या है, इन दोनों में अंतर जरूर कर लेना। कॉन्सेप्चुअली ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में। उसके बाद है मांग की लोच, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। तो मांग की लोच होता क्या है और प्रतिशत विधि के द्वारा हम इसकी माप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखोगे। उसके बाद तीसरे चैप्टर पर आते हैं, इसका नाम है उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, यानी कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो ये क्वेश्चन आपका है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन में आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों में अंतर भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट के साथ पूछा जाता है, इसमें टेबल भी है, इसको जरूर से जरूर कर लेना। उसके बाद स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत दोनों के बीच में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन ध्यान रखोगे टेबल में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कंसेप्ट इसका जरूर क्लियर कर लीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का। उसके साथ ही सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध, ये देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनाते हुए आपको एक्सप्लेन करने होंगे कि आखिर
एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है दोनों में, और इस पॉइंट पर जब हम कहते हैं कि एसी मिनिमम पॉइंट पर है तो उस वाले पोजीशन को तो जरूर कवर करना, ठीक है ना। उसके साथ ही पूर्ति का नियम की व्याख्या कीजिए, यह भी कॉन्सेप्चुअल है, टेबल एंड डायग्राम के साथ एक्सप्लेन जरूर कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद पूर्ति में संकुचन क्या है, पूर्ति में कमी है, ये दोनों के बीच में अंतर कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले मांग के लिए बताया। आखिर ये सारे क्वेश्चन हम कहां से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी चीजें हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। उसके साथ ही इन सभी प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना चाहिए, सटीक तरीके से मास्टर नोट्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो यहां पर ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा चैप्टर। इस चौथे चैप्टर का नाम क्या है, यूपी बोर्ड के अंदर में सिलेबस में लिखा हुआ है बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बहुत ही बढ़िया लेवल का चैप्टर है और इसमें मात्र ये 3 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो ज्यादातर चांसेस है कि यहीं से आपको एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बाजार की विशेषताएं क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार के बीच में अंतर कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय किया जाता है, एक वस्तु का कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे निर्धारित किया जाता है, ये टेबल एंड डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, रिवाइज जितना मर्जी कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर आइए, अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के लिए बात कर रहे हैं। व्यष्टि के लिए तो मैंने आपको बता दिया। समष्टि के अंदर में सबसे पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित आंकड़े। कई सारी बुक्स हैं जो कि परिचय अलग ही चैप्टर का नाम दे देते हैं, उन दोनों चैप्टर को एक साथ समझना है तो आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तु को परिभाषित करना है कि आखिर इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद समावेश क्या होता है, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में आपने समझा है इंजेक्शन एंड लीकेजेज, सो समावेश और छिद्र के बीच में अंतर कर लीजिएगा। उसके बाद ही सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर, यानी कि जीडीपी और जीएनपी के बीच में डिफरेंस कर लेना। कंसेप्ट तो लिखोगे ही, साथ में फॉर्मूला भी जरूर अटैच करना। उसके बाद राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह को समझाइए। यह भी डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट के साथ है और इसमें एजम्पशंस भी हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख करके पूरा कंटेंट जरूर तैयार कर लेना और रिवाइज भी कर लेना। उसके बाद पांचवा सबसे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, नेशनल इनकम होता क्या है और आय विधि व्यय विधि से कैसे हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, तो मापने के तरीके क्या हैं इनकम मेथड में एंड एक्सपेंडिचर मेथड में। ये दोनों मेथड जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, मुद्रा एवं बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से संबंधित सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर में कौन कौन सी डिफिकल्टीज है, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, जैसे दोहरे संयोग का भाव, मूल्य मापक का भाव, मूल्य संचय का भाव, मूल्य हस्तांतरण का भाव। ये सारी चीजें आपको टू दी पॉइंट एक बार जरूर कर लेना चाहिए, अच्छे से रिवीजन कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। उसके बाद मुद्रा के कार्यों का उल्लेख कीजिए कि आखिर मनी करता क्या है, मुद्रा का काम क्या है। प्राथमिक कार्य में 2 कार्य हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। द्वितीयक कार्य के अंदर मैंने आपको समझाया मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का क्या हस्तांतरण करना। सो यहां पर आप इन चीजों को कवर जरूर कर लेना। मुद्रा की पूर्ति से क्या समझते हैं, मनी सप्लाई किसको कहा जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जैसे कि M1, M2, M3, M4, इन सभी को जरूर एक बार देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा का पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। उसके बाद व्यवसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो आपका बैंक है, जहां आपका खाता है, वो बैंक असल में क्या करता है, किस किस तरह की सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान करके कमीशन कमाता है या फिर पैसे कमाता है, तो इसका जिक्र करना है, ठीक है ना, व्यवसायिक बैंक का काम। उसके बाद केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से साख नियंत्रण करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहां से संबंधित सवाल तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो
साख नियंत्रण के तरीके होते हैं, इसके अंदर दो तरह की बात है, मात्रात्मक और गुणात्मक। उसके अंदर भी आपको पढ़ने पड़ते हैं सीआरआर, एसएलआर, ये सब सारी चीजें जरूर कवर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और एक बार अगर आपने यहां से कवर कर लिया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर इसमें भी मदद करेगा। कहां पर, आगे बताते हैं। सामूहिक मांग किसे कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, और सामूहिक मांग के कौन कौन से घटक या फिर कंपोनेंट हैं, इस पर जरूर बात कर लीजिएगा, जिसमें कि निवेश खर्च, उपभोग खर्च, सार्वजनिक खर्च और शुद्ध निर्यात की हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, C प्लस I प्लस एक्स G प्लस X माइनस M। सो यहां पर एग्रीगेट डिमांड का मतलब C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये चार कंपोनेंट आप जरूर कवर कर लीजिएगा सामूहिक मांग से, ये डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा। उसके बाद उपभोग फलन, ये भी डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट है। उपभोग फलन को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इसे एक्सप्लेन जरूर करिएगा एक बार अच्छे से कॉपी के अंदर में। और एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कंजम्पशन जो होता है फंक्शन होता है इनकम का, यानी कि जो भी हम उपभोग करते हैं वो हमारी आमदनी पर डिपेंड करता है, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम या फिर उपभोग करने योग्य आय भी कह सकते हैं। तो उपभोग करने योग्य आय पर ही हमारा जो उपभोग है वो डिपेंड करता है। उसके बाद सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता क्या है कि आमदनी में परिवर्तन के साथ आपने उपभोग में कितना परिवर्तन किया, उसका अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक में क्या संबंध है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट के साथ, अन्यथा आप जो है उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो मैथमेटिकली आप इसे रिलेशन बता दीजिए कि गुणक में और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में किस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंधित हैं। तो यहां आपसे समझ आ गया गुणक असल में होता क्या है, निवेश में परिवर्तन करने से आय में कितना परिवर्तन आया उसका अनुपात ही गुणक कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल देते हुए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यहां से सीधे तौर पर सवाल ऐसे ही मिल सकते हैं। उसके बाद अपर्याप्त मांग, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ये असल में होता क्या है कि जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं कि इकोनॉमी में चलो 300 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा डिमांड किया जाएगा इस पूरे वित्तीय वर्ष में, अगर हकीकत में उससे डिमांड बहुत कम रहा तो हम क्या समझ सकते हैं, हमने सोचा था 300 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा डिमांड होगा, लेकिन डिमांड मात्र हुआ कितना, 150 करोड़ रुपए का। बात समझ पा रहे, तो ऐसे में हम कह सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना, सो अपर्याप्त मांग को जरूर कर लीजिएगा। और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, तो दो उपाय होते हैं। एक होता है राजकोषीय नीति, जो कि देश की सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और दूसरा होता है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो मैंने आपको पीछे कहा था ना क्वेश्चन में कि साख नियंत्रण की विधियां आप जरूर कवर कर लेना, असल में वही होती है मौद्रिक नीति, जो कि आपको इस वाले चैप्टर में भी मदद करेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर देखिएगा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सो सरकारी बजट होता क्या है, सरकार बजट बनाती क्यों है, इसका उद्देश्य भी आपको कवर कर लेना चाहिए। सरकार बजट क्यों लेकर के आती है, बजट पेश करने के पीछे सरकार का क्या मकसद होता है, इसे जरूर कवर करना, यहां से संबंधित सवाल हर बार रहते हैं। उसके बाद टैक्स होता क्या है, कर किसको कहते हैं, और कर के कितने सारे स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, दोनों में अंतर जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, इससे संबंधित सवाल रहता है, तो इस बार आप प्राथमिक घाटा को अच्छे से कवर कर लेना, इसके साथ ही राजस्व घाटा भी आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद कर लगाने की कई तरह की प्रणालियां हैं, कई जो है टैक्सेशन सिस्टम है देश के अंदर में, लेकिन भारत में जो एडप्ट किया जाता है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए वो होता है प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये होता क्या है, ये आप डेफिनेशन तो जरूर देना, लेकिन साथ में ही टेबल से इसको समझा दीजिएगा, डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो ये ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं सबसे लास्ट चैप्टर पर। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, भुगतान संतुलन एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द इकोनॉमी। अब देखिए दूसरे देशों के साथ भी हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आर्थिक सौदेबाजी जो दूसरे देशों के साथ किया जाता है, इन देशों के साथ जो हमने लेन देन करा
उसका सही सिस्टमेटिक अकाउंट होना चाहिए। इसी को दरअसल बोला जाता है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन क्या है, इन दोनों में आप अंतर जरूर कर लेना। क्योंकि भुगतान संतुलन के अंदर में लिखा जाता है दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की मदों को, जो विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के आइटम होते हैं। इसका मतलब है कि विजिबल कहने का मतलब है जो दृश्य मदें हैं, जो दिखने वाली वस्तुएं हैं, यानी कि वस्तुओं की बात होती है विजिबल आइटम में, और इनविजिबल में बात करते हैं अदृश्य मदों का, जिसे हम कह सकते हैं क्या, सीधे तौर पर सेवाएं। ठीक है ना। भुगतान संतुलन के अंदर रहेगा दृश्य और अदृश्य, जबकि व्यापार संतुलन के अंदर क्या शामिल होता है, केवल और केवल दृश्य मदें शामिल होती है। तो अंतर कर लेना। विदेशी विनिमय बाजार किसे कहते हैं, जहां पर बहुत सारी अलग अलग देशों की करेंसीज आप एक्सचेंज कर पाते हैं, उसे ही तो बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो विदेशी विनिमय बाजार आप जरूर कवर कर लेना, डिफाइन केवल करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें। उसके बाद विदेशी विनिमय दर होता क्या है। आज $1 की जो कीमत है वो देख रहे हो कितनी तेजी गति से गिर गई है। अब $1 की कीमत ₹80 के आसपास नहीं रहा, ₹86 से भी ऊपर पहुंच गया है। असल में यही क्या है, तो $1 का जो वैल्यू बहुत कम हो गया। इसका मतलब अब $1 के लिए हमें ₹80 नहीं बल्कि ₹86 तक चुकाने पड़ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं यहां पर सीधे तौर पर कि $1 का कीमत यहां पर जो ₹86 तय हुआ है, यही तो है विदेशी विनिमय दर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसका मतलब क्या है, आप एक बार डिफाइन कर लेना अच्छे से। ये दो तरह का होता है, स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपको करनी चाहिए। उसके बाद विदेशी विनिमय दर का निर्धारण असल में कैसे किया जाता है, ये कैसे तय होता है कि $1 का कीमत ₹80 रहेगा कि ₹86 रहेगा। हालांकि ये होता है वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर, लेकिन आप कह सकते हैं यहां पर दूसरे तरीके से कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति इससे निर्धारित होगा कि विदेशी विनिमय दर क्या होने वाला है। जिस तरीके से वस्तुओं का कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर तय होता है, वैसे ही यहां पर $1 की कीमत कितनी होगी भारतीय रुपया में, यह मांग और पूर्ति के आधार पर ही निर्धारित होता है। उसके बाद यहां पर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन कि आखिर अवमूल्यन होता क्या है। डिवैल्यूएशन कहते किसको है। डिवैल्यूएशन कहने का मतलब है सरकार जब जानबूझ करके अपने भारतीय रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम तय कर देती है, तो इसे ही दरअसल अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। अब ये अलग बातें हैं कि पहले $80 हम लोग चुका रहे थे $1 की कीमत, अब ₹86 चुका रहे हैं, तो ये अवमूल्यन नहीं है, क्योंकि ये तो मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती है। सरकार अगर जानबूझ करके तय कर दे कि चलो हम इस एक वस्तु के लिए, वस्तु मान लीजिए $1 को, तो इस वस्तु के लिए हम अब 80 नहीं बल्कि सरकार कह रही है कि ₹86 देंगे, तो सरकार अगर कह रही है तब यह है क्या है, अवमूल्यन। लेकिन अगर मांग और पूर्ति के आधार पर यह सब चीजें तय होती है तो वो अवमूल्यन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। सो ये सारे कंसेप्ट आप जरूर कवर कर लेना। अब आपको यह समझना है कि आखिर हम इसका शॉर्ट नोट्स या फिर अपना स्मार्ट नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। मेरी बातों को एक एक लाइन में ध्यान से सुनो। परिभाषा संक्षिप्त लिखिएगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने हैं, ज्यादा डेफिनेशन लंबा चौड़ा नहीं करना है, स्पष्ट लिखना है, ज्यादा कटिंग भी आपको नहीं करनी है। परिभाषा के साथ में संभव है तो सूत्र का आप जरूर प्रयोग करिएगा। उसके बाद तालिका और रेखा चित्र जहां पर होंगे जरूर लगाइए। तालिका और रेखा चित्र वहां पर हो सकते हैं जहां दो वेरिएबल की बात हो, दो चरों की बात हो, जैसे मांग और मूल्य, मांग के नियम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने अभी देखा विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है उसको तय करने के लिए कर सकते हैं। किन्हीं दो विषयों में जब भी आपको अंतर लिखना हो तो आप अंतर तालिका बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब एक एक करके यहां पर देख लो। जब भी आप परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण के लिए आपको यहां पर परिभाषित करना है उत्पादन फलन, तो आपने उत्पादन फलन को तो लाइन में लिख लिया, लेकिन आपने बता दिया कि ये हमारा आउटपुट है और ये लैंड, लेबर, कैपिटल ये क्या है, इनपुट है। बस ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है समीकरण से। दूसरा, अब जब भी तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे तो तालिका में इस बात को ध्यान रखना है कि एक तरफ आपने क्या लिखा है उसे प्रति इकाई या फिर ऐसा कुछ दिखा दीजिए, मांग की मात्रा है तो यूनिट्स में दिखा दीजिए। ये सब काम आपको टेबल के अंदर करना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने मांग का संकुचन बताया है, तो लाइन में तो बताया ही है, टेबल में भी एक्सप्लेन कर दिया है। और आखिरी बात कि किन्हीं दो विषय वस्तु में अंतर बताना हो तो दोनों विषय वस्तु को अलग अलग आप लिख दीजिए। इस तरीके से अर्थ आप बता दिए शुरुआत में
कि व्यष्टि का अर्थ छोटा, समष्टि का अर्थ बड़ा। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है ये बता दिया, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है ये बता दिया। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए बढ़ना है। सो इन सारी चीजों को आपने समझ लिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। जो तरीका मैंने बताया उसको आप फॉलो करिए, आपके अंक निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।